सो मैं हरनारायण, प्रवक्ता मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज दौसा। और आज हम एक और नए जॉइंट के बारे में बात करेंगे, नकल जॉइंट। इससे पहले हमने जो जॉइंट पढ़ा था वो क्वार्टर जॉइंट पढ़ा था, और हम आज पढ़ेंगे नकल जॉइंट की डिजाइन। नकल जॉइंट क्या होता है ये हम देख लेते हैं। ए नकल जॉइंट इज यूज्ड टू कनेक्ट टू रोड्स which are under the action of tensile loads. However, if the joint is guided, the rods may support a compressive load. मतलब साफ है कि नकल जॉइंट का जो यूज है मोस्टली टेंसाइल लोड्स के लिए किया जाता है, लेकिन कहीं कहीं कंप्रेसिव लोड के अंदर भी हम इसको यूज में ला सकते हैं कुछ सपोर्ट्स यूज करके। A knuckle joint may be readily disconnected for adjustments or repairs, क्योंकि ये भी एक प्रकार का नॉन परमानेंट जॉइंट है, इसलिए जो भी दो कंपोनेंट्स को जोड़ना हो हम इजीली और रैपिडली डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। Its use may be found in the link of a cycle chain, tie rod joint for roof truss, valve rod joint with eccentric rod, pump rod joint and so more. मोस्टली चेन लिंक जो है उसके अंदर इसका उपयोग आप बहुत आसानी से देख सकते हो। इन नकल जॉइंट द two views of which are shown in the figure. One end of one of the rod is made into the eye and the end of the other rod is formed into a fork with an eye in each other. हम डायग्राम देख लेते हैं किस प्रकार का नकल जॉइंट है। इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो जॉइंट है वो किस प्रकार से बना होता है। इसमें जो ये एंड है, एक एंड को हम फोर्क एंड कहते हैं, डबल आई या फोर्क एंड, और दूसरा वाला जो एंड है रोड के साथ में जो जुड़ा हुआ रहता है दैट इज सिंगल आई। दोनों फोर्क एंड और सिंगल आई रोड जॉइंट जो रहता है वो पिन के माध्यम से जुड़ा हुआ रहता है। एलिवेशन यहाँ दिखाया गया है, उसके साथ में अलग अलग डायमेंशंस भी दिखाई गई है, उनका रेशियो के साथ में कि किस डायमेंशन का क्या रेशियो। ज़्यादातर हम यहाँ ये देख रहे हैं कि डी अगर हमको फाइंड आउट हो जाती है तो अदर जो डायमेंशंस है वो डी के रेशियो में हमें आसानी से प्राप्त की हो सकती है। टॉप व्यू के अंदर इस प्रकार का नजर आएगा नकल जॉइंट। डिजाइन के अंदर हम ये देखें, द डिजाइन means to find out different diameters of all the components। मुख्य रूप से तीन कंपोनेंट्स हैं, उसमें मैंने जैसे बताया पहले, डबल आई या फोर्क एंड, सिंगल आई और पिन। तो उनके डिजाइन के अंदर इफ डी इज द डायमीटर ऑफ रॉड, diameter of pin d1 equal to d, outer diameter of eye d2 equal to 2d, diameter of knuckle pin head and collar d3 equals to 1.5d, thickness of single eye or rod end t equals to 1.25d, thickness of fork t1 equals to 0.75d, thickness of pin head t2 equals to 0.5d, and other dimensions of the joint are shown in the figure। इस रेशियो के अंदर हम ये निकालते हैं। मेथड ऑफ फेलर ऑफ नकल जॉइंट, जो मेथड और जो अप्रोच फॉलो की जाती है जिसके अंदर हम डिजाइन को फॉलो करते हैं, दैट इज कंसीडर नकल जॉइंट एज शोन इन द फिगर। P इक्वल्स टू टेंसाइल लोड एक्टिंग ऑन द रोड, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। P टेंसाइल लोड के रूप में जॉइंट के दोनों एंड्स पर दिखाया गया है। D डायमीटर ऑफ द रोड,
यहाँ डी डायमीटर ऑफ द रोड, इधर भी डी डायमीटर की रोड से कनेक्टेड है, इधर भी सेम डायमीटर की रोड से कनेक्टेड। D1 डायमीटर ऑफ पिन, जो पिन दोनों को कनेक्ट करेगी इसकी डायमीटर, ये है D1 जो D के बराबर होगी। D2 आउटर डायमीटर ऑफ आई, T थिकनेस ऑफ सिंगल आई, T1 थिकनेस ऑफ फोर्क, और सिग्मा T, टाउ एस एंड सिग्मा C, ये सारी है परमिशिबल टेंसाइल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस और क्रशिंग स्ट्रेस। इनको हम वर्किंग स्ट्रेस भी कह सकते हैं, वर्किंग टेंसाइल, शियर और कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसके जो स्टेप्स है जिसके अंदर हम जॉइंट डिजाइन करेंगे, पहला स्टेप है, हम ये मानते हैं कि जो फेलर मेथड्स है उस फेलर मेथड में फर्स्ट फेलर ऑफ द सॉलिड रोड इन टेंशन, दोनों तरफ की जो सॉलिड रोड डी डायमीटर की है वो फेल हो जाए टेंशन के अंदर, टेंशन में फेल हो जाएगी। तो हम ये देखेंगे, सिंस द रोड्स आर सब्जेक्टेड टू डायरेक्ट टेंसाइल लोड, therefore tensile strength of the rod equals to pi बटे 4 d square multiply by टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये इसकी स्ट्रेंथ हो गई, और इस स्ट्रेंथ को हम पी लोड के बराबर रखेंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी P बराबर पाई बटे 4 मल्टीप्लाई बाई डी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई सिग्मा टी। फ्रॉम दिस इक्वेशन डायमीटर ऑफ द रोड D इज ऑब्टेन। सबसे जो इम्पोर्टेंट है पहला स्टेप, इसमें D हम डायमीटर ऑफ द रोड फाइंड आउट करने का है, तो हम यहाँ से इस प्रकार से निकालेंगे। सेकेंड स्टेप में फेलर ऑफ द नकल पिन इन शियर, since the pin is double shear, therefore cross section area of the pin under shearing equals to 2 multiply pi बटे 4 into d1 का स्क्वायर, और इसकी स्ट्रेंथ को हम P के बराबर रख देंगे, तो P बराबर 2 इंटू पाई बटे 4 मल्टीप्लाई बाई D1 का स्क्वायर मल्टीप्लाई टाउ शियर स्ट्रेस, जो कि शियर के अंदर फेल हो रहा है। From this equation diameter of the knuckle pin D1 is obtained। अब यहाँ एक और चीज हम ये अज्यूम करेंगे, assumes that there is no slack and clearance between the pin and the fork, and hence there is no bending of the pin, but in actual practice the knuckle pin is loose in forks in order to permit angular movement of one with respect to the other. Therefore, the pin is subjected to bending in addition to shearing. By making the diameter of knuckle pin equal to the diameter of the rod D1 equal to D, a margin of strength is provided to allow for the bending of the pin. In case the stress due to bending is taken into account, it is assumed that the load on the pin is uniformly distributed along the middle portion and varies uniformly over the fork as shown in the figure. Thus, in the forks, a load P/2 acts through a distance of T1 divided by 3 from the inner edge, and the bending moment will be maximum at the center of the pin. The value of maximum bending moment is given by, तो इसका मतलब यह है कि शियर के अलावा पिन बेंडिंग में भी फेल हो सकती है। बेंडिंग में फेल होगी तो उसके लिए हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, कितना बेंडिंग मोमेंट आया है, और बेंडिंग मोमेंट निकालने के बाद बेंडिंग स्ट्रेस हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ बेंडिंग मोमेंट देखो इस डायग्राम के अंदर दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो पी लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे पिन के ऊपर, एक तरफ P/2 और दूसरी तरफ भी P/2 प्लस P/2।
तो यहाँ से बेंडिंग मोमेंट हम निकालते हैं तो हमारा वैल्यू आ जाता है m बराबर p/2 इन ब्रैकेट T1/3 प्लस T/4 ब्रैकेट। एंड सेक्शन मॉडुलस पिन का क्या हो जाएगा, ये हो जाता है π/32 D1 क्यूब, क्योंकि ये एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया। बेंडिंग स्ट्रेस, जैसा कि हम जानते हैं बेंडिंग इक्वेशन सिग्मा टी इक्वल्स टू बेंडिंग मोमेंट अपॉन सेक्शन मॉडुलस, और उस प्रकार से इसकी वैल्यूज हम यहाँ पुट अप कर देंगे। फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन द वैल्यू ऑफ D1 में बी ऑब्टेन्ड, यहाँ से D1 की वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। और हमने पहले देखा कि D1 को D के बराबर भी हम पुट अप कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ इस प्रकार से ये भी कैलकुलेट करेंगे। तीसरा स्टेप, फेलर ऑफ सिंगल आई और रोड एंड इन टेंशन। ऐसा भी हो सकता है द सिंगल आई और रोड एंड में टीयर ऑफ ड्यू टू द टेंसाइल लोड। वी नो दैट एरिया रेजिस्टिंग टीयरिंग इक्वल टू D2 माइनस D1 मल्टीप्लाई बाई T। एंड स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, इसके साथ में हम टीयरिंग स्ट्रेंथ का टेंसाइल स्ट्रेस को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसको P के इक्वल्स टू रख देंगे, और यहाँ से जो कि सारी डायमेंशन अदर्स हमें पता है, तो यहाँ से D हम फाइंड आउट कर लेंगे। D2 डायमेंशन हम यहाँ फाइंड आउट कर लेंगे। स्टेप नंबर 4 के अंदर फेलर ऑफ सिंगल आई और रोड एंड इन शेयरिंग। द सिंगल आई और रोड एंड में फेल इन शेयरिंग ड्यू टू टेंसाइल लोड। We know that area resisting shearing equals to D2 minus D1 multiplied by T. Shearing strength of single eye or rod end equals to D2 minus D1 into T into shear stress, और इसको P के बराबर पुट अप करेंगे। यहाँ से हम shear stress, इंड्यूस shear stress का फाइंड आउट करेंगे कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है। तो इंड्यूस स्ट्रेस है आपकी shear stress, वो आपकी परमिशन से बिल होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। स्टेप नंबर 5 के में फेलर ऑफ द सिंगल आई और रोड एंड इन क्रशिंग। द सिंगल आई और पिन में फेल इन क्रशिंग ड्यू टू द टेंसाइल लोड। वी नो दैट एरिया रेजिस्टिंग क्रशिंग इक्वल्स टू D1 इंटू T। जो कि क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ सिंगल आई और रोड क्या होगा, ये होगी D1 मल्टीप्लाई बाई T इंटू क्रशिंग स्ट्रेस, और इसको P के बराबर पुटअप करेंगे। So from this equation, the induced crushing stress sigma C for the single eye or pin may be checked. In case the induced crushing stress in more than the allowable working stress, then increase the thickness of the single eye T. स्टेप नंबर 6 में हम ये देखेंगे कि फोर्क एंड टेंशन के अंदर फेल हो रहा है। फोर्क एंड टेंशन के अंदर फेल हो रहा है, तो रेजिस्टिंग एरिया D2 माइनस D1 इंटू 2T1, और टीयरिंग स्ट्रेंथ इसको टेंसाइल स्ट्रेंथ के बराबर पुटअप करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस पूरी इक्वेशन को लोड P टेंसाइल फोर्स P के बराबर पुटअप करेंगे। तो यहाँ से इंड्यूस टेंसाइल स्ट्रेस हम देख सकते हैं कि कितनी पैदा हो रही है, ये हमारी परमिशिबल से कम होनी चाहिए। स्टेप नंबर 7 में फेलर ऑफ द फोर्क एंड इन शेयर। द फोर्क एंड में फेल इन शेयरिंग ड्यू टू टेंसाइल रॉड, और जो रेजिस्टिंग एरिया है D2 माइनस D1 इंटू 2T1, एंड स्ट्रेंथ इसी को हम शेयर स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसको P के बराबर पुटअप कर देंगे। फ्रॉम दिस इक्वेशन द इंड्यूस्ड शेयर स्ट्रेस फॉर द फोर्क एंड may be checked. In case the induced shear stress is more than the allowable working stress, then thickness of the fork T1 is increased. Step number 8, failure of the fork and in crushing। यहाँ क्रशिंग के अंदर फोर्क एंड
क्रश हो सकता है। तो जो एरिया क्रश होगा, जो रेजिस्टिंग एरिया है वो d1 मल्टीप्लाई बाई 2t1 होगा, और क्रशिंग के साथ में इसको क्रशिंग स्ट्रेस के साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्रशिंग स्ट्रेंथ आ जाएगी। इसको हम P के इक्वल्स रखते हैं जैसा कि पहले रखते हैं। और from the above failure of the joint we see that thickness of for T1 should be equal to half the thickness of single eye T upon 2। so ये प्रोसीजर है 8 स्टेप्स की, जिसमें नकल जॉइंट को हम डिजाइन करते हैं और इसकी सारी डायमेंशंस फाइंड आउट की जा सकती है। इसके साथ में हमको एक नीट एंड क्लीन स्केच प्रोपोर्शनेट स्केल के अंदर आप बनाते हैं, विच इज वेरी नेसेसरी। So thank you for watching.